Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल ओपिनियन एनालिसिस हम करेंगे एडिटोरियल्स का और ओपिनियन के एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 9th of November 2023. ये है जी आज के जो डॉन न्यूज़पेपर है उसका ओपिनियन वाला पेज. इसमें हम रूटीनली जिस तरह करते हैं 1, 2 and 3 ये तीन एडिटोरियल देखेंगे, देन मूव फॉरवर्ड 4, 5, 6 और 7 ये ओपिनियन देखेंगे. इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये वाला ओपिनियन एंड दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो बाकी ये है कि वीडियो के एंड पर जो है चैप्टर्स अवेलेबल होंगे. 7 चैप्टर्स में हम इस लेक्चर को डिवाइड कर देंगे. पहली बात तो ये है कि इफ़ यू हैव टाइम तो आप इस पूरे लेक्चर को सुने, एंड इफ ड्यू टू सम रीजन अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी वजह से तो ये वाले फोर्थ ओपिनियन और फिफ्थ को तो आपने ज़रूर ही सुनना है. क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट के बारे में आपको देगा फ्यूचर का एक बड़ा अच्छा रिव्यू, एंड ये वाला आपको बताएगा कि चाइना वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान में, कि चाइना किस तरह से सुपर पावर बनने जा रहा है, या कोई भी जो मुल्क होता है अगर उसको सुपर पावर बनना है तो उसको किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा. सो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है. और बाकी भी वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो किसी बिजी शेड्यूल की वजह से अगर आज लेक्चर नहीं सुन सकता कंप्लीट, तो ये जो दो है इनको ज़रूर सुने. और चलें जी, शुरू करने से पहले ये है पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी. चैप्टर्स हम बना देंगे, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी है, और कमेंट्स में आप जो है अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, लास्ट जो है लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने इकोनॉमी के बारे में आपने बताने हैं 3 पॉइंट्स. तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने यही लिखा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है. जस्ट एक पॉइंट ये बता दिया, दूसरी पॉइंट बता दिया इलिटरेसी कह दें, नंबर 3 पे कोई और पॉइंट बता दिया, ठीक है. तो इस तरह से नहीं आपने बताना, ठीक है ना. इस तरह से आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है. आप लोगों ने किस तरह से बताना है, नंबर 1 कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसका एक पूरा सेंटेंस लिखना है. देन एक होता है किसी भी सेंटेंस में मेन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं मेन आर्गुमेंटेटिव पॉइंट, कि कैसे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इकोनॉमी को तबाह कर रही है तो हाउ कैसे कर रही है, ठीक है ना. तो ये आपने बताना है कि ड्यू टू दैट रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रही है. और अगर आपने कल का लेक्चर कंप्लीट सुना होता, तो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे ख्याल में नहीं सुना, तो उसके अंदर जो एक ओपिनियन था उस ओपिनियन में बड़ा डिटेल में बताया गया था किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है. मैं सादे अल्फाज में बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो उसमें इकोनॉमी किस तरह से डिस्टर्ब होती है. जैसे फॉर एग्जांपल केयर टेकर गवर्नमेंट है अभी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट कोई लंबे जो है फैसले नहीं कर सकती किसी लंबे प्रोजेक्ट्स के ऊपर. तो एक तो ये चीज हो जाती है, कोई लंबा प्रोजेक्ट आप नहीं लगा सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, ठीक है ना. तो लिहाजा आप जो यस्टरडे वाला टॉपिक है लेक्चर है उसको कंप्लीट सुने. इसके अलावा उसके अंदर उसी लेक्चर के अंदर एक था स्मगलिंग मुख्तलिफ आइटम्स की, जो कि कहाँ पर हो रही है, आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और आपके बलूचिस्तान के बॉर्डर पर. ये आपकी इकोनॉमी को उसने बाकायदा फिगर्स के अंदर बताया था कितना नुकसान पहुंचा रही है. तो आप उसको सुने इन लेक्चर्स को, तो इसके अंदर से तो आपके बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकल आते हैं, ठीक है ना. तो आप लोगों के लिए जो आज का टास्क है उसमें ये है, मैंने बच्चों को रिप्लाई दिया था शाम में जिनको मैंने चेक किया था, और आगे भी जो रह गए हैं उनका मैं चेक करूंगा और रिप्लाई दूंगा. अब आपने देनी है सजेशंस, सिर्फ 3 सजेशन देनी है, और हर एक सजेशन का मैक्सिमम 2 सेंटेंस में आपने लिखना है. एक मेन सेंटेंस आपका उसके अंदर होना चाहिए कि अगर सजेशन में जैसे आप इलिटरेसी लिखते हैं तो इलिटरेसी या पुअर एजुकेशन तो हर एक का हाल मसला है जी. अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसका भी मसला है, अगर जस्टिस सिस्टम नहीं है तो उसका भी मसला है, अगर इकोनॉमी खराब है तो उसका भी मसला है. तो ये तो सबके लिए कॉमन है ना. तो ऐसी चीजें ना लिखें जो बिल्कुल क्लियर कट उस चीज को हिट करती है ना, वो लिखें. जो और कोशिश करें टेंजिबल हो, समझ में आने वाली हो.
ठीक है, और टच हो सके तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इस तरह से आपने लिखनी है, ठीक है ना। तो आपने 3 पॉइंट्स आप लिखने हैं कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, और वो समझ आने वाले पॉइंट्स होने चाहिए, और 2-2 सेंटेंसेस में 1 पॉइंट आपने लिखना है। 2 सेंटेंस कर लें या 3 कर लें, ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो वो फिर मेरे लिए भी मुश्किल होगा सबको रिप्लाई देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको आज का जो आपने ये काम करना है। चलिए आगे चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पहला जो आपका ओपिनियन है पॉलिटिकल रिवाइवल, इसमें पेपर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है। पेपर के पॉइंट से अगर बात करूं तो इसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप पेपर में फिट कर सकें, ठीक है ना। फिट करने को तो कर सकते हैं लेकिन कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ये चीजें नहीं है। सादा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें क्या है, ये उन्होंने डॉन वालों ने आज का जो ये एक कार्टून भी साथ छापा हुआ था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम वाले क्या है उनकी उन्होंने टांग बांध दी है और ये अलायंस बन गया है। जिस तरह होता है जब ये इलेक्शंस होते हैं तो पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और मिलकर क्या करती हैं, सीट एडजस्टमेंट कर लेती हैं। तो उसी के बारे में वो आपको बताएगा कि किस पार्टी ने किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करने का प्लान किया है, कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ जो है वो कंफर्टेबल फील कर रही है, या क्या सीन है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर देता हूँ। कहता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो एटमोसफियर राइट नो समझ आ रही है ना, वो क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एमक्यूएम के साथ क्या कर रही है, उसने ज्वाइन कर लिया, हैंड्स मिल गई है। जो न्यू अलायंस बना है ना वो एमक्यूएम तो इसे डिनाई कर रही है कि नहीं जी ये बात आप गलत कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम ने ये कहा है कि हम जो है इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके साथ एमक्यूएम जो है वो समझने मिलने वाली है। एक चीज होगी। सेकेंडली वो कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है दूसरी पार्टीज कह रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो भी सपोर्ट कर रही है। ठीक हो गया, एक चीज ये होगी। तीसरी बात वो कहता है कि इस वजह से क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपन है कि मैं पीटीआई से डील करना चाहती हूँ अगर वो मान जाए पंजाब के बारे में, ताकि मैं हम क्या कर सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को काउंटर कर सके। ठीक हो गया, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौकफ है। तो आगे वो कहता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, जो भी पॉसिबल हो करवा लो। फिर आगे वो जहांगीर तरीन जो है उसकी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करता है जो कि साउथ पंजाब के अंदर थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है। तो इसके में वो बात फिर आगे ये करता है कि जिस तरह से एमक्यूएम गई है ना पाकिस्तान उसके पास, इसी तरह नजर आ रहा है। तो आईपीपी इस्तेहकाम बाकी जो पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन की, वो भी क्या हुआ है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मिल जाएगी। ये और फिर केपीके की बात करता है जहां पर जमात उलमा इस्लाम फजल जो उसकी पार्टी है, तो वो भी कहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ क्लोज है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि जेयूआईएफ भी वहां पर जा रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आना शुरू हो गई है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। और जहां तक रह गई पीटीआई की बात, तो उसका भी उसके खिलाफ तो अभी क्रैकडाउन ही चल रहा है, उनके पार्टीज के बंदों को भी छोड़ा भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये टाइम ही एक्सप्लेन करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस भी लड़ती है या नहीं लड़ती है, लड़ती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। सो दैट इज सारा इसके अंदर जो पहला था उसके अंदर यही है। दूसरा एडिटोरियल में आ जाए जेल्ड वूमेन, इसके अंदर पे वो जब बात करता है वो तो आपको बताएगा कि जो पीटीआई की जो वर्कर्स हैं वूमेन हैं उनको कहता है उनको पकड़ कर रखा हुआ है अभी तक भी, उनको का क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं उसके बारे में डिस्कस करता है। पेपर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके अंदर भी कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से आपके आइडियाज की मेच्योरिटी हो जाएगी, किस तरह से पॉलिटिकल गेम जो है पाकिस्तान में चलती है। कहता है पब्लिक का जो फेथ है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, वो अगर अब्यूज ऑफ पावर करेंगे तो वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो भी पब्लिक है उसका एक होता है ना यकीन होता है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसी वक्त होता है जब उसको सही तरीके से निभाया जाता है। अगर अब्यूज ऑफ पावर पावर का मिस यूज किया जाएगा जिस तरह से अभी हो रहा है, तो वो अवाम जो है उसके ऊपर यकीन नहीं करेगी। फिर कहता है कि 9 मई का जो वाकया हुआ था उसको 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक जो है पॉलिटिकल जो है ना एवरी पॉलिटिकल डिनाइड सिंबल ऑफ इनजस्टिस, जितने भी पॉलिटिकल बंदे पकड़े हुए हैं उनके ऊपर क्या जुल्म और सितम किया जा रहा है, और ये क्या है सिंबल किस चीज का है, इनजस्टिस का सिंबल है। और आगे कहता है कि जो स्टेट की पुलिस है वो किस तरह से वर्क कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू वर्क कर रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, मीडिया जो है उसको बोलने से मना किया गया है। तो अभी क्या है आजादी जो है वो खतरे में है, आप देख सकते हैं किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है हर चीज को। फिर वो बात करती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सेनेटर है सादिया बासी, उसने एक स्पीच की है
और उस स्पीच में उसने कहा है कि ये जो इशू है ना कौन सा जिसमें पीटीआई के लॉ मेकर्स को बड़ी देर तक पकड़ा हुआ है, कैद किया हुआ है 6-6 माह से, तो वो उसने डिमांड किया कि जो मेरे साथ यहाँ पर सेनेटर्स हैं बेशक उनका पीटीआई ही से तल्लक है तो उनको क्या किया जाए, प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी किए जाएं और वो बेचारे या तो उनको जेल में रखा गया है या वो खुद कहीं छुपे हुए हैं कि अरेस्ट से बचने के लिए, तो उन सबको क्या किया जाए, यहाँ पर सेनेट में कहा जाए हाजिरी लगवाएं आकर आप। फिर वो वुमेन इम्प्रिजनमेंट की बात करती है कि बहुत सी वुमेन्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं उनको पकड़ा गया है और उनके साथ जो है जुल्म और सितम हो रहा है, जिसमें एक डिजाइनर खतीजा शाह की बात करती है जिसने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के ऊपर उसके खिलाफ केस हुआ, तब भी कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया और एफआईए को कहा कि जनाब अली अब क्या इनको दोबारा आप लोगों ने अरेस्ट करना है या फिर क्या है कि ये भी बेचारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इसकी जान छूटेगी। तो आपको पता है किस तरह से जो पीटीआई के लोग हैं वो वापस आते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई को बुरा भला कहते हैं, इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, तो फिर ही उनकी जान छूटती है। अदरवाइज क्या होता है, वो बेचारे जो उनको दोबारा दोबारा री अरेस्ट इधर से वो बेल करवा के निकलते हैं, उनको दोबारा पकड़ लिया जाता है। फिर वो बताते हैं 63 पीटीआई वुमेन वर्कर्स जो हैं वो उनको अरेस्ट किया गया है जुलाई तक, ठीक है। और कोट लखपत जेल में बताते हैं कि एक लेटर मिला 1 महीने पहले जिसमें ये बताया गया कि औरतों के साथ वहां पर क्या सलूक हो रहा है, यानी कि बड़ा जुल्म हो रहा है और 18 उनमें से जो हैं वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है, यानी कि नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। यास्मीन राशिद की बात की जाती है कि वो भी इन वर्कर्स में से एक है। आगे वो एंड पर बात करता है कि इस तरह तो ज़िया के दौर में भी नहीं हुआ जिस तरह से अब हो रहा था। ज़िया के दौर में भी अगर पकड़ते थे तो लीडर्स को पकड़ते थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस औरतों को पकड़ते थे, जो आम थी उनको नहीं पकड़ा जाता था और उनको अगर पकड़ा भी जाता था थोड़ी देर के लिए पकड़ा जाता था फिर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो बड़ा ही ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है, 6-6 महीने हो गए हैं औरतों को पकड़ कर रखा हुआ है इन्होंने। फिर वो आगे बात करता है राइट्स एंड ट्रांसपेरेंसी, जो आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसके ऊपर रिक्वेस्ट करता है कि इसको जस्टिस को जो है इसको बहाल किया जाए, डेमोक्रेसी की हिफाजत की जाए। और इसी तरह वो कहता है स्टेट ऑफ वुमेन बिहाइंड बार्स जो है रखी हुई है, उनके बच्चों से उनको रिश्तेदारों से दूर रखा गया, तो इस चीज़ का ये प्रूफ है कि जो है ना मई 9 के बाद जो रिएक्शन हुआ है इससे क्या हुआ है, ला की धज्जियां जो है वो बिखर गई हैं। आगे जी है थर्ड जो हमारा, उसको हम डिस्कस करते हैं सिटी मैनेजमेंट। सिटी मैनेजमेंट जो एडिटोरियल है इसके अंदर वो डिस्कस करेगा कराची को। कराची में वो ये बात कर रहा है, इसका जो क्रक्स है वो ये लैंड ऑफ कराची की बात करेगा। वो कहते हैं कराची सबसे ज्यादा पाकिस्तान का बड़ा शहर है, इसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे ही ये गंदा है, सबसे ही ज्यादा मिसमैनेज किया हुआ है। और उसकी एक मेन रीजन वो बताता है कि जो कराची की लैंड है वो किसी एक बंदे के किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है, तो ये उसकी मेन रीजन है। अगर ये क्या हो किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर हो तो वो इसको मैनेज कर ले, तो ये क्या है, लेयर्स हैं एक ही चीज के ऊपर जो है वो एक डिपार्टमेंट दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पता ही नहीं चल रहा किसी को कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या करना है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे की सारी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो ये आप पेपर पर्सपेक्टिव में इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको पहले मैं डिस्कस कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से तो वो भी यहाँ बड़ी अच्छी फिट रहेगी। 15 पे आप कॉल करें, आपके पास पहले आएगी डॉल्फिन वाले, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो डॉल्फिन कार्ड आएगी 250 बाइक्स के ऊपर। फिर आएगी पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट पीआरयू वाले करोला गाड़ी के ऊपर। नंबर 3 पर जनाब अली आपके पास आ जाएंगे पुलिस स्टेशन वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है यार। और नंबर 4 पर ये जो रजाकार इन्होंने बनाए हुए हैं थाने वालों ने, या अब अभी कार्ड बना ली हुई है और भी, तो ये 1 2 3 4 एक ही काम के पीछे सारे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये मिसमैनेजमेंट है, रिसोर्सेज को जाया कर रहे हैं। वही आप एक फोर्स बनाएं, उसके एरिया छोटे कर दें, जहां पर ये 4 बंदे हैं इनको आपने इतना एरिया दिया हुआ है तो ये यहाँ से भाग के अगर सारे यहाँ पे आते हैं, कोई इधर से कोई इधर से, तो आप इसको 4 हिस्से कर देना। तो एक जब हिस्सा छोटा कर देंगे सबको पता होगा ये मेरी जिम्मेदारी है, इतने बंदों ने वहां पर जाकर क्या करना है। तो इस तरह से पाकिस्तान में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ओवरलैप हुए पड़े हैं, उन जिम्मेदारियों को पता नहीं है, रिसोर्सेज जाया किए जा रहे हैं। तो ये यही हाल जो है वो कराची का भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जी।
कहता है कि कराची जो है वो कंट्री का लार्जेस्ट सिटी है लेकिन वर्स्ट मैनेज अर्बन एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कराची के अंदर क्राइम हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत, पोल्यूशन हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तबाह हो चुका है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और ये क्या है, सम जस्ट कहता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, ये वाली कौन सी, क्राइम, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और ट्रांसपोर्ट पब्लिक की जो है नाकामी या कह लो कमी। ये कराची का उसने क्या दिया आपको इंट्रोडक्शन, जो कि अच्छे अल्फाज में नहीं है। आगे वो कहता है कि जो मेयर है ना कराची का, मुर्तजा वहाब, उसने उसने ये कहा है कि जनाब अली, जो मेन रूट काज है ना इस मसले सारे मसाइल की, वो ये है कि मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो मैनेज कर रही हैं लैंड को इन द मेट्रोपॉलिटन, कि कराची की जो जमीन है उसको मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं, डील कर रही हैं, और ये ही सबसे रूट काज है। किसी एक के पास हो तो वो कुछ करे। फिर वो अपनी बात बताता है, आगे कहता है कि कराची मेट्रोपॉलिटन जो है उसके पास कितनी है, 27.4% सिर्फ जमीन है इस सारे के सारे कराची की, जिसको वो क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। और बाकी कहता है कि while adding that he had no direct administrative relationship with the city other land controlling agencies, और बाकी जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं जो बाकी लैंड को कंट्रोल कर रही हैं, तो उनके साथ मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है, डिपार्टमेंट के थ्रू कोई लिंक ही नहीं। ठीक हो गया। तो कहता है कि द मेयर प्लेन इज नॉट विदाउट मैरिड, कि वाकई ही उसकी जो कंप्लेन है वो मैरिड के ऊपर है। और कहता है कि इट मस्ट दैट केएमसी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लैंड दैट इट डज हैव कंट्रोल ओवर। ठीक है। आगे वो बताता है कि ये वाकई सच कह रहा है कि मल्टीपल लैंड कंट्रोलिंग बॉडीज जो हैं वो कराची में हैं, जिसमें से कंटोनमेंट बोर्ड, लाहौर में भी आपने देखा ये कंटोनमेंट बोर्ड बड़ा बना हुआ है, अक्सर ये बना होता है आर्मी के जो एरियाज है वहां पर। फेडरल बॉडीज हैं जैसे कराची पोर्ट ट्रस्ट और रेलवे है, इनके पास ये भी सारे क्या कर रहे हैं, लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहता है जहां पर इतनी ज्यादा लेयर्स होंगी ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्व होंगी, तो ये तो एक बड़ा ही हरकुलीन टास्क, हरकुलीन होता है इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है टू मैनेज अ मेगा सिटी ज्योग्राफिकली वास्ट एंड डेंसली पॉपुलेटेड कराची, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ऑफिसर्स बैठे होंगे कि ये करो, दूसरा के ये करो, तीसरा के ये करो, चौथा के ये करो, तो किसकी बात मानी जाएगी। क्वेश्चन तो ये पैदा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, लेयर्स बन चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी की जो इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर कहता है इसलिए क्या होना चाहिए, जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर इलेक्शन जीत कर आएंगी ना, वो क्या करें, कराची को हवाले कर दें इलेक्टेड लीडरशिप के, इलेक्टेड लीडरशिप जैसे जो मेयर है, ठीक है, उसके हवाले इसको कर दें, बाकियों को पीछे कर दें। कहता है ये कोई सेंस नहीं बनती कि मल्टीपल ऑफिशियल बॉडीज ले क्लेम टू कराची लैंड, के मल्टीपल ऑफिशियल बॉडी से मुराद है ये कंटोनमेंट बोर्ड वाले, कराची पोर्ट ट्रस्ट वाले, रेलवे वाले, ये क्या करें, क्लेम करें और अपनी अपनी वहां पर मर्जी करते रहें। फिर आगे कहता है कि बहुत सारे कंटोनमेंट बोर्ड हैं फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स को, इवन दो कि वो मिलिट्री भी डाली हुई लैंड्स भी नहीं है। वो कंटोनमेंट बोर्ड्स वाले तो वो वाली लैंड्स को कवर करते हैं जो मिलिट्री की होती है, कहते हो कि ऐसी लैंड को भी वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो मिलिट्री वाली है ही नहीं। तो फिर आगे कहता है जो सिविलियन एरियाज है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दे दी, केएमसी के कंट्रोल में दे दी जाए। जो मिलिट्री वाले एरियाज हैं वो किसके, आर्म फोर्सेस के कंट्रोल में दे दिए जाएं। और इसी तरह जो अदर फेडरल बॉडीज हैं उनको भी कंट्रोल दे दिया जाए किसका, इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटीज का, यानी कि डिवाइड कर दी जाए। फिर वो कहता है इफ केएमसी वर टू बेटर, अगर किंग जो केएमसी है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है, जो उसके पास अभी के जो उसके पास जमीन है जिसकी वो कह रही है 27.9% है, तो फिर क्या होगा, इट वुड मेक अ स्ट्रॉन्गर केस, तो फिर उसके लिए केस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा क्योंकि बाकी के जो सिटीज के जो एरियाज हैं, कराची सिटी के एरियाज हैं, वो भी क्या किए जाएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दिए जाएं। तो इसके लिए पहले उसे क्या करना पड़ेगा, जो उसके पास लैंड अवेलेबल है उसको ही मैनेज करना पड़ेगा। पेपर में क्या है, ये आप देख लें लैंड ओवरलैपिंग है ना, तो आप ये इसमें कह सकते हैं यार ओवरलैप हो रहा है, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने पुलिस की एग्जांपल दी उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, आप डायरेक्शन नहीं को ले सकता, किसी एक लीडर के कंट्रोल में नहीं होती, पोलिटिसाइजेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, करप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, इस तरह के कामों के लूप होल्स दे देते हैं ना ये आपको, तो इस तरह से आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे है जी हमारा फर्स्ट वन जो है ओपिनियन एंड
बड़ा मजे का जी, मजा आने वाला होगा इंशाल्लाह, आपको मजा आएगा इसको सुनकर। और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव भी है, और पेपर पर्सपेक्टिव में तो जनाब ये डायरेक्टली फिट हो जाता है ना, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस ऐसे भी आता है आपको। और इसके अलावा आप जो है, इसका टॉपिक भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका वहां पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो जनाब, एलूसिव क्लाइमेट जस्टिस, इस ओपिनियन को समझने से पहले आपको मैं जरा ये दिखा दूं वर्ल्ड मैप। जनाब ये है वर्ल्ड मैप, इसको आप जरा गौर से देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका उसमें इस्तेमाल होगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ना कंट्रीज, इनको कहते हैं डेवलप, ग्लोबल नॉर्थ, इसको नॉर्थ कहा जाता है, ग्लोबल नॉर्थ। और ये जो आपको रेड कलर में आते हैं इनको कहते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक हो गया जी। ये ग्लोबल साउथ कहते हैं, यानी कि दुनिया को हमने किया है इस तरह से डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। ग्लोबल साउथ, ऊपर वाला ये नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये के जो है, ये है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, ये है जी गरीब लोग, पुअर। और ये है जी रिच कंट्रीज, अमीर। ठीक हो गया, जहां तक आपको समझ आ गई। जो ब्लू वाली है वो क्या है, रिच है, और ये वाली है गरीब। अब ये जो ऊपर वाली रिच कैसे होगी, ये रिच इस तरह से होगी जनाब अली कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, इन सब ने लगा ली इंडस्ट्री। और एक एक बहुत सारी रीजन है, लेकिन एक ये है, इंडस्ट्री लगा ली। इंडस्ट्री लगा के इन्होंने चीजें पैदा की, चीजें पैदा करके उन्होंने बेची और ये अमीर हो गए। तो ये कहलाने लगे रिच कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज। अब होता क्या है, जब इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्रियों से निकला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन गैस निकली वहां से। वो कार्बन गैस जो है, वो क्या किया, उस कार्बन गैस ने जाकर इन्वायरमेंट के अंदर फैली और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसने पैदा कर दी। ठीक है, अब उस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स ये हो रहे हैं कि मुख्तलिफ दुनिया के अंदर फ्लड आ रहा है जनाब, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब होता क्या है, जब ये काम होता है ना, तो इस काम की वजह से अक्सर इन गरीब मुल्कों के अंदर सैलाब आ जाता है, ये जो नीचे वाले गरीब मुल्क, ठीक है, इनमें क्या आ जाता है, सैलाब वगैरह आ जाता है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, बारिश ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इनके लोग मर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ पिछले साल। पाकिस्तान में जो हमारी यहाँ पर पहाड़ियां हैं, नॉर्थन एरियाज के अंदर, वो ग्लेशियर्स हैं, तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो पिघले, बारिशें भी ज्यादा हो गई, तो हमारा आ गया सैलाब। तो जब हमारा सैलाब आ गया तो हमारा 1/3 जो एरिया है पाकिस्तान का वो उसके अंदर आ गया, लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोगों के घर टूट गए, तो सारा कुछ हो गया ये वाला। अब जब बात होती है COP27 की, पिछले साल जब ये मिलते हैं, तो उसमें ये बात होती है कि जनाब ये जो अमीर लोग हैं, नॉर्थ वाले जो हैं, इन्होंने तो कमाई कर ली ना, इन्होंने तो फैक्ट्रियां लगा ली, इनकी फैक्ट्रीज की वजह से क्या हुआ, धुआं पैदा हुआ। अब इन्होंने तो प्रॉफिट ले लिया, अब उसका नुकसान किसको हो रहा है, जो गरीब है, साउथ वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो कोई फैक्ट्री हमने नहीं लगाई, तो नुकसान हमारा हो रहा है, तो लिहाजा क्या करें, इन नॉर्थ वालों से पैसे लें और हमें साउथ वालों को दें जिनका नुकसान हुआ है, पर पाकिस्तान भी उनमें से एक है। तो अब ये COP27 के अंदर ये बात हुई कि एक अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है, उस अकाउंट के अंदर इन अमीर लोगों से पैसे लेकर उसमें डाले जाएंगे, और वहां से जिस जिस गरीब का जितना जितना नुकसान हुआ है उसको वो पैसे दे दिए जाएंगे। ये है जी स्टोरी। अब इस स्टोरी के बाद क्या होता है, अब गरीब लोग पैसे देना नहीं चाहते, अमीर चाहते हैं हमको पैसे मिले, और गरीब अब बना रहे हैं बहाने, और अमीर बना रहे हैं बहाने, और गरीब मार रहे हैं उनके तरले। तो ये है जनाब ये इस ओपिनियन के अंदर, कि पैसे कैसे आएंगे, कौन देगा, कितने देगा, ये बात हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल में स्टोरी आपको सारी समझ आ गई होगी। अब पैसे कैसे, कौन देगा, कितने देगा, कैसे देगा, वो डिस्कस करते हैं। कहता है जी एल्यूसिव क्लाइमेट जस्टिस। एल्यूसिव बेसिकली कहते हैं डिफिकल्ट टू अचीव, ऐसा काम जो कि बहुत मुश्किल होता है, जिसको अचीव ही नहीं किया जा सकता। तो क्लाइमेट जस्टिस के, क्लाइमेट के लिहाज से इंसाफ। कहता क्या है, कहता है कि डिवाइड हो गई है दुनिया ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में, किसको लेकर, क्लाइमेट को लेकर। और फिर कहता है LDF, वो जो अकाउंट मैंने आपको भी बताया ना कि अकाउंट खोला जाएगा, LDF उसका नाम है। ठीक है, उस अकाउंट का क्या नाम है, LDF। इसका नाम मतलब क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड।
लॉस एंड डैमेज फंड, ये अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर लेकर दुनिया अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ। अब आगे चलें जी। डेवलपिंग कंट्रीज वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि प्रिंसिपल 7 है राओ डिक्लेरेशन 1992। 1992 में एक डिक्लेरेशन दिया गया था जिसका नाम था राओ द जेनेरो डिक्लेरेशन, क्लाइमेट के बारे में। तो उसका जो प्रिंसिपल 7 है उसके तहत क्या है कि जो कंट्रीज धुआं छोड़ती हैं एटमॉस्फेयर में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिन्होंने धुआं छोड़ा है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेंगी, पैसे देंगी, जो उन्होंने उनकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को भरेंगी। तो ये कौन कह रही है? गरीब मुल्क। अब अमीर क्या कहते हैं, जिनमें से अमेरिका भी एक है, वो क्या कहती हैं, वो इस जिम्मेदारी को रिजेक्ट करती हैं और ये भी कहती हैं कि ये उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई कंपल्जन नहीं है कि वो क्या करें, इसको माने। ठीक हो गया, यहाँ तक बात होगी। आगे चलते हैं जी। आगे वो कहते हैं कि पेरिस, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है डॉक्टर सलीमुल हक। कहता मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था डॉक्टर सलीमुल हक, जो बांग्लादेश से तल्लक रखता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में यही कोशिश की है कि इंश्योर करे पेरिस एग्रीमेंट को, जो कि हुआ था क्लाइमेट के बारे में, ताकि इन गरीब मुल्कों को क्या मिले, इनकी भी कोई सुनी जा सके। लेकिन वो रिसेंटली जो है वो फौत हो गया है। तो उसमें वो कहता है कि importance of writing, minimizing, addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change। कि climate change की वजह से जो तबाही हो रही है, तो जिन मुल्कों की वजह से हो रही है उनको चाहिए कि वो गरीबों की मदद करें, गरीब मुल्कों की जिनके में तबाही हो रही है। आगे यूरोपियन यूनियन और जो यूएसए है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम ठीक है जो है सपोर्ट करेंगे, किनको करेंगे, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं, ठीक है हम उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या है, कुछ कंडीशंस के ऊपर जो है हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और वो कंडीशंस क्या हैं कि हम एक लीस्ट डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा जो चाइना है और जो सऊदी अरेबिया है ये भी क्या करेगा, इसमें शमूलियत होगी उसकी भी। ठीक है ना, तो इन 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 कंट्रीज के अंदर जो है अगर आता है, चाइना के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर कोई मतलब कि कोई डैमेज होता है, तो हम इन कंट्रीज को क्या करेंगे, इन कंट्रीज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखें, अगर मैप देखें तो यहाँ पर चाइना और सऊदी अरेबिया भी ग्लोबल साउथ में आ रहे हैं, अगर आप देखें तो। ठीक है ना, तो कहता है इनके ऊपर जो कंडीशन होगी कि हम इनको नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आप इनको डाल दें। इसी तरह आगे चल के वो कहते हैं को जो दूसरे जो है प्रिंसिपल 6 ऑफ राइट डिक्लेरेशन का, वो क्या कहता है कि स्पेशल प्रायोरिटी बी गिवन टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा जी, एम्फोसाइज ऑन लीस्ट एक्सक्लूडिंग मिडिल इनकम कंट्रीज, इससे क्या होगा, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो बीच में से निकल जाएंगी, और पाकिस्तान भी उनके अंदर भी शामिल है। पाकिस्तान को वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज नहीं कह रहे बल्कि मिडिल इनकम में ला रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को उसमें से फिर निकाल देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जो G77 का ग्रुप 77 की मीटिंग हुई थी उसके अंदर बड़ा जो है कोशिश की थी कि कोई पैसे पूसे का इंतजाम हो जाए, और उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया था, यही कहा था कि लॉस एंड डैमेज जो फंड था उसको सपोर्ट भी किया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खुद सैलाब आया हुआ था, जब COP27 हुई है, शहबाज शरीफ वहां पर गए हैं, तो पाकिस्तान उस वक्त खुद सैलाब में था, तो इन्होंने जाकर वहां पर पूरा अपना जो है ना एक प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारा कितना नुकसान हो गया है। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 जो एरिया पाकिस्तान का अफेक्ट हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो $30 बिलियन का नुकसान भी हुआ था। ठीक है, तो ये कहता है कि आगे वो कहता है कि जो COP27 हुई थी ना उस नवंबर 2022 में, उसमें ये कहा गया था कि LDF वाज सक्सेसफुल एट CP हेल्ड, उसमें ये सक्सेसफुल हो गया था कि ठीक है ये बनाएंगे। लेकिन आगे जो था इसके ऊपर एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई थी कि जो इसके फंडामेंटल इश्यूज को देखे कि जनाबे अली के ये किस बंदे को क्या है, ये फंड जो है इस कहाँ किस कौन सा मुल्क कितने पैसे देगा जो अमीर है, इस फंड को कौन चलाएगा।
ठीक है, और कितने पैसे आएंगे अमीर मुल्कों से और कितने पैसे दिए जाएंगे जिनका नुकसान हुआ है, तो ये एक कमेटी बना दी गई उस वक्त COP27 के अंदर। एक कमेटी बना दी गई जो उसने कहा कि इन सारी चीजों को देखेगी। अब वो चीजें क्या थी और उनको क्या देखा, क्योंकि अब COP28 होने वाली है, तो अब इन्होंने जाना है, पैसों की बात करनी है। तो कहाँ तक जनाबी अली पहुंचा है, तो की क्वेश्चन में ये है जी कि एलोकेशन फंड्स की, उसको गवर्न कौन करेगा, गवर्नेंस उन फंड्स की, फंड्स का स्केल कितना होगा, कितने पैसे होंगे, और अगर किसी जो मुल्क ने रिसिपिएंट है उसकी क्राइटेरिया उसका क्या होगा, क्या चीजें वो फिलफिल करेगा, तो उसको क्या जो है वो पैसे दिए जाएंगे। तो उसने कहा कि ये जो ट्रांजिशनल कमेटी थी ना, ये फेल हो गई है वैसे अपनी पिछली 4 मीटिंग्स के अंदर, लेकिन फिर भी चलो, जो मीटिंग इन दुबई में रिजोल्व द इशू एज फॉलोज, लेकिन कुछ भी जो उसने फाइनली जो उन्होंने निकाले हैं रिजल्ट्स उस अपनी मीटिंग्स के बाद, वो ये वाले हैं। पहले आ जाते हैं एलोकेशन के ऊपर। एलोकेशन के ऊपर वो कहता है जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो पैसे देंगी किसको, LDF को, ऑन वॉलंटरी बेसिस पर देंगी। जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने माना है कि ठीक है हम कंट्रीब्यूट करेंगे, किसको, लॉस एंड डैमेज फंड में पैसे डालेंगे, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं अब हमसे ले सकते या फिक्स अमाउंट नहीं ले सकते, वॉलंटरी अपनी मर्जी से, अपनी जितना हम चाहेंगे उतना हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कौन कह रहा है, डेवलप कंट्रीज कह रही हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिनकी वजह से सारी इन्वायरमेंट गंदी हुई है। कहती हैं कि नो ओब्लिगेटरी कंट्रीब्यूशंस, कोई ओब्लिगेटरी कंट्रीब्यूशंस नहीं अपने आप हमसे करवा सकते। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि और कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा जी, फिलेंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, जैसे ईदी साहब थे हमारे, वो वाले, वो करेंगे कंट्रीब्यूट इसके अंदर। और उससे का बायलेटरल एंड मिलिट्री मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर करेगा, ठीक है ना, कार्बन मार्केट्स, प्राइसिंग मैकेनिज्म, मुख्तलिफ तरीकों से, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, फंड्स डाले जाएंगे। और जो मेन चीज है वो ये है कि जनाबी अली जो डेवलप कंट्रीज ने ये कहा है कि आप जब हम अपनी मर्जी से जितने पैसे चाहेंगे इसके अंदर डालेंगे। अब जी पैसे आ गए, अब इस पैसे को गवर्न कौन करेगा, कौन इन पैसों का हिसाब किताब रखेगा। तो इसके हिसाब किताब के लिए जनाबी अली जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया है और उसको डेवलपिंग कंट्रीज ने मान भी लिया है, वो प्रपोजल ये है कि पहले 4 साल के लिए कौन इसको देखेगा, वर्ल्ड बैंक देखेगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ ने ये भी कहा कि जनाबी अली आप वर्ल्ड बैंक को दे रहे हैं पैसे सारे, तो वर्ल्ड बैंक जो फिर क्या है, गरीबों को पैसे तो देगा हमको, लेकिन फिर क्या है, हमारे वही बात, इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत भी करेगा। लेकिन फिर भी जो अभी के लिए आया है वो यही आया है जनाबी अली कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इस पैसे को कंट्रोल करेगा, हिसाब किताब उसके पास होगा। ठीक है, और फिर द गवर्नेंस सिस्टम फॉर द LDFC नॉट फुली डिटरमाइंड येट, लेकिन अभी यही तक भाई आई है बात, लेकिन अभी फुली जो है इसको डिटरमाइन नहीं किया गया, फुली कहते हैं ना मुकम्मल तौर पर, लेकिन अभी तक यही आया, मार्के ने ये प्रपोजल दिया है कि 4 साल तक इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो रन करेगा। और ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री ने कहा है कि जी सर आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही करेंगे हम लोग। आगे स्केल, स्केल क्या होगा, पैसा आ गया, कौन देगा, पहली बात तो ये, कौन गवर्न करेगा, दूसरी बात ये स्केल के कि कितना इसका, कितने पैसे होंगे। कहता है फंड इज नॉट येट क्लियर एज सोर्सेज ऑफ फंडिंग, ये अभी क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंडिंग ही क्लियर नहीं हो गए कि कौन कितने पैसे देगा, किस टाइप के पैसे देगा, तो ये चीज भी अभी क्लियर नहीं हुई कि उसका स्केल कितना होगा। ठीक है ना, लेकिन फिर वो आगे कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज ने ये प्रपोज किया कि जनाबी अली हमारा जो नुकसान हो गया ना वो तकरीबन 2030 तक $100 बिलियन का हमारा नुकसान हो जाना है। किन्होंने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज ने। और एक इकोनॉमिक जो है सर्वे जो है ग्लोबल इकोनॉमी, उसने सर्वे ने ये कहा है कि तकरीबन $400 बिलियन का जो एस्टिमेट लगाया है 2030 तक का, और इसके अलावा $1 ट्रिलियन का उन्होंने एस्टिमेट लगाया है 2050 तक के, इतने पैसे जो हैं वो चाहिए होंगे किस काम के लिए, कि जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही हुई है उसको कवर अप करने के लिए। आगे आ जाती है एलिजिबिलिटी के चौथे नंबर पर, ठीक है जी, फंड पहले कौन देगा ये भी तय हो गया, कौन उसको मैनेज करेगा ये भी तय हो गया, किस स्केल का होगा ये अभी तय नहीं हुआ क्योंकि अभी आया ही नहीं। आगे आ जाइएगा जिसको देने हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो कितना भूखा नंगा होना चाहिए, कितना गरीब होना चाहिए। तो इसके लिए भी कहते हैं कि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई चीज, येट नॉट फाइनलाइज, अभी कमेटी ने इसको भी फाइनलाइज नहीं किया। लेकिन इसमें ये उन्होंने कह दिया है कि जो LDF जो है ना वो क्या है,
जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना और स्मॉल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी, और पाकिस्तान लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर उन्होंने नहीं डाला पाकिस्तान को, वो डाल रहे हैं मिडल के अंदर। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को नहीं डाला, तो ये पाकिस्तान के लिए फिर थोड़ी सी परेशानी वाली बात बन जाती है। और यहाँ पर फिर पाकिस्तान अपना जिक्र करते हैं कि जनाब अली पाकिस्तान में तो पहले ही लास्ट ईयर में फ्लड आया था, और उस फ्लड की वजह से पाकिस्तान में काफी तबाही आई थी। तो पाकिस्तान में तो पहले लार्ज स्केल पर रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, रिकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो वो फिर आगे कहते हैं एलडीएफ कुड यूज ए कम्बिनेशन नीड बेस्ड, ये भी कर सकती है कि कम्बिनेशन नीड बेस्ड कर ले वो, ठीक है ना, कि परफॉर्मेंस बेस्ड कर ले कि कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इन पैसों को लेकर। तो इसके ऊपर भी अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान को वो अभी इसमें डालने को पसंद नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने या किसी दूसरी कंट्री से इस फंड से पैसे लेने हैं, तो फिर क्या होगा, उनको जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनकी बात मारनी पड़ेगी, और बातें फिर वो अपनी मर्जी की मनवाते हैं, और इस तरह से वो आपके जो कंट्रीज हैं उनके मामला के अंदर इंटरफेयर करते हैं। आगे आ जाते हैं जी ऑपरेशनल एलिमेंट्स ऑफ द एलडीएफ। ऑपरेशनल एलिमेंट्स जो है ना वो भी क्या है, अभी अलाइन नहीं हुए, क्योंकि जो इसके एस्पायरेशंस है ना ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, वो क्या कहती हैं फाइनेंशियल फ्लोज, क्लाइमेट जस्टिस को, तो वो भी अभी क्लियर ही नहीं हो रही। क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है उसको देखा जाए, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है काफी अभी भी जो फ्लड्स की वजह से क्या हो चुकी है, तबाही हो चुकी है। आगे वो कहता है कि इस चीज का कंसेंसस हो चुका है कि टू ऑपरेशनलाइज द फंड इज, यानी कि फंड ये सारे तरीकों से आ तो जाएगा, तो उसकी फिर आपने ऑपरेशनल साइड भी तो देखनी है ना, कि उसको ऑपरेशनलाइज भी किया जाए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जो है वो क्या हो चुका है, ये इस किस्म की क्या है, पहले से ही तबाही हो चुकी है। और फाइनली वो कहता है सेवरल सेंट्रल इश्यूज जो हैं वो क्लाइमेट समिट में जो और भी डिस्कस किए गए हैं, जिसमें एक ये है कि फेज आउट कर दिया जाएगा कोयले को, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है करने में एक और बड़ा मसला आ रहा है, और वो है गजा की जंग, क्योंकि गजा पे अभी जंग लग चुकी है। तो इस जो ये वाला जो फंड है, तो हो सकता है COP28 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में होनी है, उसमें इसको ऑपरेशनलाइज ना किया जा सके, क्योंकि गजा की अभी लड़ाई चल रही है। तो आगे फाइनली वो कहता है कि ये जो है ना इस COP28 के अंदर ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा के लिए जो कोयला है उसको क्या है एज ए फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल ना किया जाए, जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उसको चेंज किया जाए, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में मिलाया जाए कि वो क्या करे इसके ऊपर, अपना क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो भी साथ में मिलकर वर्किंग करे। तो ये अब COP जो 28 होगी उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो जनाब ये था इसका ओपिनियन नंबर 1 क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर। अब आपको नजर आ गया होगा कि COP27 के अंदर जो वादा किया गया था पूरे एक साल में, उसमें क्या काम किया गया, और अब COP28 में जो है वो क्या फैसले होने वाले हैं, और गजा किस तरह से इसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो जनाब ये था आपका फर्स्ट ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन है जी व्हाट चाइना वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये जी बड़ा ही मजेदार होगा इंशाल्लाह, इसमें आपको बड़ी ही इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में नई चीजें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो कहते हैं क्या, कहते हैं कि चाइना आपसे क्या चाहता है, ठीक है ना, कहता है कि चाइना आपसे कुछ नहीं चाहता, वो आपसे वही चाहता है जो बाकी दुनिया से वो चाहता है। ठीक हो गया। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि विच इज और वो क्या है जो बाकी दुनिया से चाहता है, वो ये है कि ट्रेड जो है ना हमेशा सरप्लस रहे, कि ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है जनाब, और ये चाइना है। तो ये अगर आपको 100 रुपए की चीज बेच रहा है और आप इसको 20 रुपए की बेच रहे हैं, तो 80 रुपए इसको प्रॉफिट आ रहा है, तो यही ये चाहता है कि मैं प्रॉफिट में रहूं, सरप्लस में रहे मेरी ट्रेड, और इसी पे सारी बात होगी। और यही ये आपसे चाहता है, और यही ये पूरी बाकी दुनिया से चाहता है। ठीक हो गया। ग्वादर की कहता बात ही छोड़ो जनाब, वो तो बच्चों वाली बातें हैं, ग्वादर और ये वो। कहता डिजाइन इससे भी आगे का है, और उसके लिए फिर वो 2010 का डाटा लेता है, 2010 का, 2010 का, और वो आपको बताता है कि किस तरह से जो चाइना सरप्लस में आपके साथ हमेशा आपको लूट कर ले जाता है, और बल्कि दूसरे मुल्क जो हैं वो आपको फायदा दे रहे हैं। कहता है 2010
पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ वो कितना था। फिगर्स आपने बस देखने हैं, इसके अंदर फिगर्स हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 90 बिलियन, ये क्या है, डेफिसिट। ठीक है, ये तो था चाइना का, चाइना के साथ पाकिस्तान का। इसका मतलब वो कहता है क्या है कि चाइना जो है यानी कि 90 बिलियन डॉलर का कैपिटल जो है वो पाकिस्तान से चाइना चला गया, 90 बिलियन डॉलर। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि अगर इसी चीज को मैं देखूं, ठीक है ना, इसी चीज को मैं हैज फ्लोड फ्रॉम चाइना, और उसके बाद वो कहता है ये नेक्स्ट बिग है, यानी कि नेक्स्ट बिग है, दूसरे नंबर पर है किससे, जो गुल्फ स्टेट से है। कि जितना हमारा जो जाता है ना गुल्फ स्टेट को, वहां से तो हम ऑयल लेते हैं ना, जितना हमारा उधर जाता है ना, उसका ये दूसरे नंबर पर ये है। यानी कि 90 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना पाकिस्तान से ले जाता है। यानी कैसे ले जाता है कि आप उनकी मुख्तलिफ चीजें खरीदते हैं और बेचते भी हैं जहर, लेकिन सरप्लस जो मुतवाजन जो चीज मैंने यहाँ पर बताई वो 90 बिलियन डॉलर है। फिर आगे वो बताता है यूके। यूके कहता है आपसे पैसे लेकर गया ये नहीं। यूरोपियन यूनियन की बात करता है, वो लेकर गया ये नहीं। फिर यूएसए की बात करता है, वो आपसे पैसे लेकर गया ये नहीं। कहता है नहीं, ये तीनों आपसे पैसे लेकर नहीं गए, बल्कि आपने इनसे पैसे लिए। कैसे, जो ट्रेड आपने की है। यूएसए की मिसाल देता है, कहता है $34 बिलियन इतने की आपने सरप्लस में ट्रेड किया, यानी कि यूएसए से इतना पैसा पाकिस्तान आया। यूके की बात करता है, $12 मिलियन, 12 बिलियन इतना जो है सरप्लस में आपकी ट्रेड रही, यानी कि जितनी चीजें आपने उनको बेची उससे कम आपने उनसे खरीदी, तो $12 बिलियन के आप सरप्लस में रहे। यूरोपियन यूनियन कहता है डाटा तो नहीं हमें मिला, स्टेट बैंक ने नहीं दिया, लेकिन इसमें भी आप सरप्लस में रहे। यानी कि यूके के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करते हैं, यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप हमेशा कमाई करते हैं इतने बिलियन डॉलर्स की। लेकिन जब आप चाइना से ट्रेड करते हैं, ये गुल्फ कंट्री से ट्रेड करते हैं, तो आप कमाई नहीं करते, वो लोग आपकी आपसे कमाई करके ले जाते हैं। गुल्फ ट्रेड की तो हमें समझ आती है, हम ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना से कौन सी ऐसी हम चीज खरीदते हैं जो हम जो है इतना वो हमसे कमाई करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर वो यही बात आपको बताने वाला है कि चाइना 90 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान से चाइना ले गया, कब, 2010 के अंदर। ये 2010 की बात कर रहा है वो। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे वो कहता है कि पाकिस्तान अर्न कैपिटल किससे, यूएस से, यूके और यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान क्या करता है, अर्न करता है। और इस कैपिटल को स्पेंड कहाँ करता है, किसमें करता है, चाइना में स्पेंड करता है, चाइना उनसे ले जाता है, या फिर हम क्या करते हैं गुल्फ स्टेट से तेल खरीदने में खर्च कर देते हैं। यहाँ पर ये वो बात करता है। फिर वो आगे कहता है 2000 और 2010 के दरमियान, बिटवीन 2000 एंड 2010, इस जो 10 साल के साथ दरमियान क्या हुआ, चाइना जो है वो नॉट ट्रेड डेफिसिट, बल्कि इसने पोजीशन जो पोस्ट 2010 की थी 774, यानी कि 2000 से लेकर 2010 तक ये कोई फैक्टर नहीं था जिसमें पाकिस्तान रैन एक ट्रेड डेफिसिट, यानी कि 2010 से पहले पहले पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट नहीं था चाइना के साथ ट्रेड करने में। लेकिन उसके बाद जो है ये काम शुरू हो गया। और इसके साथ साथ कहता है हालांकि हमने पाकिस्तान ने ट्रेड फ्री एग्रीमेंट भी किया चाइना के साथ 2019 के अंदर, तो फिर भी ये काम चलता रहा। यानी कि 2000 से लेकर 2010 तक का अगर आप डाटा देखें तो पाकिस्तान कमाई कर रहा था, लेकिन चाइना से नहीं, चाइना से कमाई कर रहा था, यानी कि ज्यादा चीजें उनको बेचता था। लेकिन 2010 के बाद पाकिस्तान की कमाई खत्म हो गई है, अब चाइना पाकिस्तान से कमाई कर रहा है। आगे कहता है ट्रेड सरप्लस विद चाइना जो है, अब कहता है कि ये तो हमसे है ना, लेकिन अब दुनिया में ऐसी कंट्रीज भी हैं जो जो चाइना से कमाई करके ले जाती हैं, यानी कि जो तजारत चाइना से करती हैं, तो उनका सरप्लस जो है वो ज्यादा होता है। जिसमें वो मिसाल देता है चाइना, ताइवान की। ताइवान का कहता है $156 बिलियन, $156 जो बिलियन की कमाई करता है चाइना से। चाइना को इतने की चीजें वो बैलेंस में बेच देता है। इसी तरह से जापान है, इसी तरह से साउथ कोरिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, ठीक है। और इसके अलावा बाय एंड लार्ज ये वो कंट्रीज हैं, बाय द लार्ज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रन ए डेफिसिट।
यानी कि ये 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना से कमाई करती हैं, लेकिन बाकी दुनिया जो है उससे चाइना कमाई करके ले जाता है, यानी कि वो चाइना इनको अपनी ज़्यादा चीज़ें बेचता है और इंडिया भी उनमें शामिल है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और इंडिया को कितना $100 बिलियन का डेफिसिट रहा है चाइना में, चाइना के साथ काम करने में। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब यही होता है, अगर ट्रेड डेफिसिट के जितने पैसों की मैंने चीज खरीदी, मैंने ज्यादा पैसों की चीज खरीदी है और कम पैसों की चीज बेची है, जितने कम पैसों की चीज बेची है मैंने, वो ट्रेड डेफिसिट अब आपका हो जाएगा। यानी कि आपने चाइना को अगर 60 रुपए की चीज बेची है और 100 रुपए की आप उससे खरीद लिया, तो 40 रुपए ट्रेड डेफिसिट हो गया। यानी कि सरप्लस में चाइना कितने सरप्लस में कमा कर ले गया, 40 रुपए कमा कर ले गया। ठीक है ना, तो ये काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाइना को बेचता हूँ 100 रुपए की चीज और चाइना मुझे बेचता है 20 रुपए की, तो मैंने 80 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको वो कह रहा है। डिफरेंस क्या है इंडिया के और पाकिस्तान में? डिफरेंस क्या है? कहता है इंडिया, पहली बात तो ये है कि नुकसान में है लेकिन वो अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात कहता है ये है कि इंडिया जो है ना वो काम कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है अपने ट्रेड इंटरेस्ट को। ठीक है ना, और वक्त के साथ साथ वो क्या करेगा, अपने फ्री ट्रेड डील्स के साथ जो है वो क्या करेगा, इस चीज को वापस हासिल कर लेगा। फिर वो पाकिस्तान की बात करता है। पाकिस्तान के बारे में वो कहता है कि हमारे जो जो रिलेशंस है ना वो लॉस मेकिंग रिलेशनशिप्स हैं विद चाइना के साथ, कि हम जो है चाइना के ऊपर रिलायंस कर रहे हैं उसके क्रेडिट के ऊपर, एज वेल एज लॉन्ग वे। और एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर ये कहा गया है, वो रिपोर्ट क्या है, एड डाटा में ये कहा गया है कि सिंस 2000 जो है चाइना ने पाकिस्तान को कितना दिया है, $70 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को क्या कर दिया है, कर्जा दिया है चाइना ने, कमिटमेंट की है। ठीक है ना, और इसमें से वो कहता है कि डेवलपमेंट फाइनेंसिस जो है वो इंक्लूडिंग इमरजेंसी लैंडिंग्स फॉर द बजटरी सपोर्ट के बाद बात ये होता है कि हमारा बजट जो होता है, हमारे पास जितने पैसे होते हैं उससे ज्यादा का हमारा बजट होता है, तो बकाया पैसे हमें उधार लेने पड़ते हैं अपने बजट को चलाने के लिए। तो उन दोनों कामों के लिए हमने लिया है इनसे पैसे। और इन्हीं में से वो कहता है $56 बिलियन जो था हमने कमिटमेंट की थी 2013 के पीरियड के अंदर, कि अपना बजट जो है वो हमारा सीधा नहीं हो रहा था। और बाकी के जो पैसे हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए हम लोगों ने, इन्होंने कमिटमेंट की थी चाइना ने कि हमको देंगे, टोटल कितने देंगे, $70 बिलियन। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि ये कमिटमेंट्स थी। ठीक है, तो इन कमिटमेंट्स के ऊपर ही जो है ये बात की गई है, ये अभी पैसे दिए नहीं गए। लेकिन वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो कमिटमेंट्स होती हैं वही असल में क्या होती हैं, इक्वल टू डिसबर्समेंट भी होती है। अगर कोई कंट्री आपसे कर लेता है मुआहदा कि मैं आपको दूंगा, तो वो फिर देता ही देता है। कहता है कि फिर अगली बात यह है कि जो जनरल बजट है, जिस तरह मैंने बताया कि हमारा एक बजट हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें हमारे पास जो है पैसे कम होते हैं, मुल्क चलाने के लिए बजट बनाया जाता है। तो जब पैसे कम होते हैं तो हम दूसरे मुल्कों से उधार लेके उस बजट को चलाते हैं। तो कहता है कि बजट जो सपोर्ट थी ना वो $56 बिलियन थी जो चाइना ने दी पाकिस्तान को। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पीरियड के लिए कितना दिया, 16 बिलियन। ठीक है ना, यानी कि 16 बिलियन उसमें जो था, वो था 56 बिलियन जो अभी कमिटमेंट किया गया था, उसमें से $16 बिलियन हमें बजट के लिए दिया गया। और फिर वो आगे कहता है कि बेल्ट एंड रोड पीरियड द ईयर रनिंग 2000 से लेकर 2012 तक जो सपोर्ट थी वो $4.6 बिलियन थी। फिर वो कहता है नोटिस द ट्रेंड, इसको आपने नोटिस किया है क्या, चाइना बिगेन्स एक्सटेंडिंग मोर एंड मोर क्रेडिट फॉर बजट सपोर्ट। चाइना ज्यादा से ज्यादा हमको पैसे दे रहा है, किस लिए, बजट सपोर्ट के लिए, टू पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि एज द ट्रेड डेफिसिट ग्रू, जैसे जैसे ट्रेड डेफिसिट जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, यानी कि हमारी जो उनके साथ ट्रेड है वो, अगर हम 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो वो हमको 200 रुपए की चीज बेच रहे हैं 100 के अलावा। हमें अगर वो हम उनको 25,000 रुपए की चीजें मुख्तलिफ किस्म की बेचते हैं तो वो हम लोगों को 70,000 रुपए की मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, 50,000 की एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये बजट बढ़ता जा रहा है तो चाइना की जो पाकिस्तान की जो बजट को सपोर्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रेडिट, इन क्रेडिट का मकसद क्या है। कहता है अब यहाँ पर बड़ी ही प्यारी बातें ये करेगा जो इसके अंदर बड़ी ही मजे समझने वाली बातें, तो हमने बड़े गौर से सुनना है, यहाँ से पता लगेगा कि सुपर पावर्स बनती कैसे हैं। ठीक है ना, तो इसको हमने बहुत ही गौर से सुनना है। टू कीप अस इन द गेम सो वी कैन कीप लूजिंग मोर एंड मोर टू देम विद एवरी पासिंग ईयर। कहता है हमें वो इसलिए जो है हमारे बजट को सपोर्ट करता है, पैसे देता है खुदा हमको,
ताकि हम इस गेम में रहें और वक्त के साथ साथ हर नए साल के साथ ज्यादा से ज्यादा लूज करें। गेम कौन सी है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। कम चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा चीजें इम्पोर्ट कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि पैसा चाइना हमसे ज्यादा कमा कर ले जाता है। लेकिन हमें जिंदा भी तो उसने रखना है ना इस गेम को खेलने के लिए। तो फिर जिंदा हम कैसे रहेंगे? जब तक हमारा बजट चलता रहेगा। तो हमारे बजट को जिंदा रखने के लिए उसने हमें ये सारा काम किया हुआ है। कहते हैं कि लेट्स एम्फसाइज समथिंग दैट शुड अदरवाइज बी ऑब्वियस। फिर आगे कहता है कि चाइना इज डूइंग नथिंग रॉन्ग हियर। चाइना यहाँ पर कुछ बुरा तो नहीं कर रहा, सही तो कर रहा है, फेयर है। इनफैक्ट फेयर ही नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी, यही नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है ना। इसमें कुछ बुरा नहीं कर रहा। फेयर नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी फॉर एन emerging ग्रेट पावर। जो emerging ग्रेट पावर होती हैं उनकी पॉलिसीज ऐसी ही होती हैं। emerging ग्रेट पावर, emerging ग्रेट पावर से मतलब है कि जो नई सुपर पावर बनने वाली होती है, वो करती क्या है? जो नई सुपर पावर बनती है वो ये 2-3 काम करती है। ये आपने गौर से सुन लेने हैं। नंबर 1 पर वो ये करती है कि ज्यादा चीजें कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है और कम चीजें क्या करती है? इंपोर्ट करती है। उससे क्या करती है? उसका बजट सरप्लस में चला जाता है, पैसे कमाती है। नंबर 1 ये काम वो करती है, ठीक है। कौन? जो सुपर पावर बनने की जिसमें निशानियां होती हैं। नंबर 2, फिर वो इतना इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है कि उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो जाता है, इतना ज्यादा कैपिटल हो जाता है कि फिर वो अपना पैसा देती है दूसरे कंट्रीज को। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए या कोई और काम करने के लिए, इंटरेस्ट पर। ठीक हो गया। पहले तो वो ये काम करती है, दूसरा काम ये करती है, ठीक है। देयर इकोनॉमी द ईयर पास, फिर वो कैपिटल टू अदर्स दे दिया दूसरों को। अब क्या है कि उसी का पैसा जो है एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। सेकेंडली दूसरी कंट्रीज को भी वही पैसा दे रहा है कि लो जी बिजनेस करो, लो जी ये खरीदो, लो जी वो खरीदो, इंटरेस्ट भी उनसे ले रहा है। नंबर 2 पे फिर पैसा आ रहा है। नंबर 3 पे जो अपनी करेंसी होती है ना, वो क्या करती है? उस करेंसी को इंटरनेशनलाइज करवा लेती है कि उसी की करेंसी के अंदर सारा जो क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लेती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी, जिस तरह से आजकल डॉलर बना हुआ है। तो जब ये 3 काम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? वो जो होती है ग्रेट पावर बन जाती है, सुपर पावर बन जाती है, और फिर वो दुनिया को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और यही काम तो कर रहा है चाइना, वो तो कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। तो वो क्या कर रहा है? पहले नंबर पर वो तो उसकी जो पॉलिसी है वो रन ट्रेड सरप्लस, ज्यादा चीजें आपको एक्सपोर्ट करता है, कम आपसे इंपोर्ट करता है, पैसे कमा के ले जाता है। दूसरे नंबर पर वो क्या करता है कि आप लोगों को वो क्या कर रहा है कि पैसे कर्जा दे रहा है, ठीक है। अभी आप फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का मैंने एक एपिसोड बनाई है, उसमें यही है कि अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा कर्जा जो है वो चाइना दे रहा है दुनिया को, और खासकर जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनको। आप जाकर वो सुने, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कितना पैसा दे रहा है, इनको काउंटर कर रहा है, ये तरलों पे आए हुए हैं। और थर्डली वो क्या है? उसने अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनलाइज करवाने की कोशिश हो रही है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो उसको बनवाना चाह रहा है ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए, की रिजर्व एसेट्स के लिए। तो ये यही तो तीनों काम वो कर रहा है। आगे कहता है टू रिपीट, इसी चीज को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखें कितना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा टू रिपीट, चाइना डूइंग नथिंग रॉन्ग, चाइना कुछ गलत नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी है जो वो कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है? फर्स्ट थिंग, मतलब कि वो तो नॉर्मल चेंज पॉलिसी कर रहा है, और हमने आगे वो कहता है कि वो ये 2-3 काम नॉर्मल है, हर एक ग्रेट पावर करती है। कहता है अब हमने क्या करना है, पाकिस्तानियों आप लोगों ने क्या करना है? पहले नंबर पर जो चीज करनी है वो क्या करनी है? ड्रेन ऑल इमोशंस आउट ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो आप कहते हैं ना हमारे आप ब्रदर्स हैं, हमारे ये इमोशंस, इनको अपने अपने चाइना के साथ जो तल्लुकात है उनमें से इमोशन को निकाल कर साइड पर रख दो, ठीक है ना। दिस बिजनेस ऑफ हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन, के हिमालय से ऊंचे, हमारे पहाड़ से ऊंचे तल्लुकात हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो मैं बोलते हैं ना ये जीरो गरीब से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई किसी का सक्का नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं, जिसको जिसके साथ इंटरेस्ट है वो उसका दोस्त बन जाता है। तो आपने एग्जांपल्स देखी हैं हिस्ट्री के अंदर, कई दुश्मन थे वो जो बाद में दोस्त भी बन गए। तो पहले तो ये जो है ना इमोशंस पाकिस्तानियों, ये निकाल कर साइड पे रख दो। सेकंड काम आपने क्या करना है? टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किए हुए हैं ना आप लोगों ने, तो उनके तहत क्या करना है आप लोगों ने? अपना जो है 2020 रीन्यू दिस इन 2024, इन 2024 के अंदर इनको रीन्यू करो, और
देखो कि जो टर्म्स के ऊपर आपने दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं वो आपको भी कोई फायदा दे रही है नहीं दे रही है। अगर आपको फायदा नहीं दे रहे तो उनको क्या करो, आप लोग उसको रीन्यू करो। एंड फाइनली वो कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलाइज गेम इज ऑल अबाउट अर्निंग कैपिटल। सारी जो गेम है वो कैपिटल अर्न करने की है। जो ज्यादा कैपिटल अर्न कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, दुनिया का बादशाह बन जाता है। अर्निंग कैपिटल नॉट बोरिंग, कहता है आधार लेने से नहीं, अर्न करने से। तो यही एक गेम है जो कि सब कुछ चेंज कर लेती है। नॉट पुलिंग इट इन विद वन ऑफ द फाइव सेल्स, सेंटर योर रिलेशनशिप प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स दैट अर्न कैपिटल। अपने ताल्लुकात ऐसे बनाओ जिससे कैपिटल अर्न हो, ठीक है ना, ना कि आप लोग उधार लो। ड्रेन कैपिटल फ्रॉम रिफॉर्म एंड चेंज, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वर्क करो, ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाओ जिससे क्या हो, आपके ताल्लुकात डेवलपमेंट के ऊपर बने, उधार लेने के ऊपर ना बने, ठीक है ना। तो जनाब अली, ये था इस एडिटोरियल के अंदर। इकोनॉमी आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात कि एक जो कंट्री होती है या स्टेट होती है, अगर उसने बनना है ना सुपर पावर, तो उसको फिर 1 2 एंड फाइनली 3, ये 3 काम करेगी तो वो ग्रेट पावर बन जाएगी। क्योंकि आजकल जो जंग है वो कहाँ लड़ी जा रही है, इकोनॉमी के जोन में। सिंपल अगर मिसाल दूं, इसराइल देखो कितने जुल्म कर रहा है। जैसे ही आपने बाइकाट किया, चीखें निकल रही है, मानने या ना माने, ठीक है ना। तो इस तरह से इकोनॉमी जो होती है किसी भी कंट्री की, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। चलें जी, आगे आ जाता है हमारा थर्ड ओपिनियन। थर्ड जो है हमारा ओपिनियन, जनाब थर्ड ओपिनियन के अंदर आपको मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि प्रीवियस जितनी भी एपिसोड है, मैंने 24 सितंबर से ये शुरू की थी सीरीज। तो जो नए बच्चे हैं वो सारी की सारी सुन लें। ये सारे आइडियाज जो होते हैं इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, ओवरलैप करते हैं। पहले जब मैं करूँ पेपर की बात, तो जिस बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो बस रिलैक्स होकर इसको सुन लें, पुरानी ही बातें एक दो रिवाइज करेगा। और यहाँ पर उसने बार्स एंड बैलेट, बार्स आपको पता है क्या रखाना है, बैलेट ये जो होते हैं जनाब अभी इलेक्शन वगैरह। उसने यहाँ पर सिर्फ जो क्रक्स इसका ये है, पीटीआई, इमरान खान, ठीक है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इसकी बात की इन दो, ठीक है। अभी 2024 में पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, यूएसए में भी है। डोनाल्ड ट्रंप भी जेल में जाने वाला है अगर उसका डिसीजन उसके अगेंस्ट हो जाता है, ये पहले ही जा चुका है, ठीक है। ये दोनों बंदे जो है 20 आई थिंक सो, यहाँ पर डेट मेंशन थी 2019 के अंदर आई थिंक सो में मिले थे, ठीक है ना, जुलाई में। तो ये चीजें इसके अंदर उसने कही। और उसमें वो बात यही करना चाहता है कि वी हैव बीन ruined बाय आवर पॉलिटिकल इनर्शिया। जो पॉलिटिकल इनर्शिया है ना, उसी ने तबाही की हुई है, ठीक है। तो बार्स एंड बैलेट के अंदर मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। कहता है 2024 है, यूएसए का प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं। और जो भी बंदा सेंस रखता है वो जो बाइडेन को वोट नहीं देने वाला, वो ट्रंप को वोट देगा। ट्रंप कहता है उसके खिलाफ 91 क्रिमिनल केसेस है, इमरान के खिलाफ 150 क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा ट्रंप जो है वो कन्विक्ट हो सकता है, हो जाए, और हो सकता है बच भी जाए और री इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट भी बन जाए। यूएसए का जो लीगल सिस्टम है, कहता है उसके अंदर फिर ये है कि वो आगे कहता है कि यहाँ तक वहां पर, यानी कि लीगल सिस्टम के अंदर वो देखते हैं कि उसको कैसे डील करता है। और यहाँ पर वो एक बात करता है ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस होता है ओवल शेप का, ओवल शेप आपने देखी होगी इस तरह की होती है ओवल शेप, ठीक है ना। तो इस तरह का जो यूएसए का जो है ना प्रेसिडेंट, उसको ओवल की ये वाली शेप है। यहाँ ओवल ऑफिस उसे कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेक्रेट मीटिंग्स वो करते हैं, ठीक है। निक्सन की बात यहाँ पर की जाती है। निक्सन एक प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता था। वाटरगेट स्कैंडल की बात करता है, ठीक है ना, वाटरगेट स्कैंडल। तो जिसकी वजह से निक्सन के ऊपर ये इल्जाम था कि उसने वाटरगेट स्कैंडल के थ्रू, यानी कि निक्सन के जो ऊपर चला था। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सुन लीजिएगा। आपको जो वाटरगेट स्कैंडल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो क्या था और निक्सन के ऊपर किस तरह से इल्जाम लगा जो प्रेसिडेंट था, और किस तरह से वो उसका आगे चला। तो ये एक उसके बारे में बात करता है इसमें। और फिर वो पुरानी बात वही वाली कर देता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है,
कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और प्रेसिडेंट है, इन तीनों की बात करता है। कहता है कि क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने डेट देनी है, इसने डेट देनी है, किसने देनी है, इसी के ऊपर टाइम ज़ाया कर दिया। फिर चीफ जस्टिस ने अभी के लिए कहा जनाब अली, तो इन्होंने कहा जी फरवरी 11 को करवाएंगे, और अभी इन्होंने कह दिया कि जी फरवरी 8 को इलेक्शन करवाएंगे। तो इसके ऊपर वो बात करता है कि इलेक्शन इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन किया है, यानी कि कोई उसका रिदम नहीं है। फिर वो आगे सिविल वार की बात करता है इसके अंदर, ठीक है, और वो बात करता है 1864 की इब्राहम लिंकन की, ठीक है। कहता है अब्राहम लिंकन उस वक्त क्या था, प्रेसिडेंट था, और उस वक्त सिविल वार होने वाली थी यूएसए के अंदर, लेकिन फिर भी उसने इलेक्शन करवाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, और जब उसने इलेक्शन करवाए तो वो इलेक्शन भी जीत गया और वार भी जीत गया। तो लिंकन की उसने एग्जाम्पल दी है। फिर अपनी बात करता है पाकिस्तानी में, कोई कहता है कि वी कैन वोट ओनली व्हेन वी आर अलाउड, हम तब भी वोट देते हैं जब हमको अलाउ किया जाता है। और हो सकता है कि अगर एक स्टेप हम पीछे चले जाएं तो फिर हमको ये भी बताया जाए कि किसको वोट डालने हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने हैं, तो फिर हम उसी को वोट डालेंगे। और फिर वो कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान में जेल में है, और फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसके खिलाफ केस चल रहा है, हो सकता है वो भी अगर उसके अगेंस्ट फैसला आ जाता है तो वो भी उसको भी जेल में भेज दिया जाएगा। और फिर फरवरी 9 के बाद की बात करता है इमरान खान की, कि इमरान खान जो है फरवरी 9 जो है 2024 के इलेक्शंस, उसके बाद इमरान खान अगर तो जीतता है तो फिर तो यहाँ तो वो फिर बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनकर सामने आता है, या क्या होता है ये टाइम बताएगा। तो इस तरह की बातें इसने की हैं। पेपर पर्सपेक्टिव में इसके अंदर कोई खास नजर चीज नहीं है। यहाँ पे मैं फिर भूल गया इस कहाँ पे मैंने मैप लगाना था, ये जो फोर्थ ओपिनियन को समझने में वो हेल्पफुल था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया जब इसको मैं पढ़ रहा था। एल्टिस आइलैंड, एल्टिस बेसिकली हैब्रियो एक लैंग्वेज, हैब्रियो का वर्ड है, इसका मतलब होता है जमीन, लैंड, कंट्री, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा कि वर्ल्ड ग्रेटर इसराइल, ठीक है। ग्रेटर इसराइल के बाद होती है कि अगर मैं यहाँ पर आपको, मेरे पास मैप नहीं है तो यहाँ पर अगर मैप जो है आप, अगर ये इसराइल का मैप है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वो वाला आपका गजा, मेडिटेरियन सी, गजा, और आगे दूसरी स्टेट्स आ जाती हैं, या इधर आ जाता है इजिप्ट आपका, ठीक है। देन मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर आपकी वो आ जाती है रेड सी, ठीक है, एंड स्यूज कनाल इधर आ जाएगी बीच में, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, यहाँ पर ओमान आ जाएगा, यमन आ जाएगा, इधर यमन आ जाएगा, इधर ओमान आ जाएगा, यहाँ पर इराक आ जाएगा, तुर्की आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा। तो ग्रेटर इसराइल क्या है कि जनाब इधर से सऊदी अरब भी डाल लो, कुवैत भी डाल लो, तो ये है ग्रेटर इसराइल। इसका जिक्र करते हैं, यानी कि क्लेम करते हैं इस लैंड को कि ये किसकी है, इसराइल वालों की, ठीक है। तो ये क्लेम है, तो इसके ऊपर वो बात करेगा। बात पेपर पर्सपेक्टिव में नॉट मच इम्पोर्टेंट, कोई इसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स है नहीं कि जो आप पेपर में यूज कर सके। इसमें बस फ्रीडम मूवमेंट, जायोनिज्म की बात हो रही है, और वही बेल्फोर डिक्लेरेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीछे वाले आप जो एडिटोरियल ओपिनियंस उनको सुने, उसके अंदर बेल्फोर डिक्लेरेशन की बात हो चुकी है काफी दफा। बार बार मैं डिक्लेयर इसको ना रिवाइज नहीं करना चाहता इन चीजों को, टाइम का ज़्यादा भी होता है। और बाल्फोर डिक्लेरेशन वही कहता है कि जिस तरह से बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन के तहत जो है वो इसराइल बना था, ठीक है। और आगे फिर वो जायनिस्ट मूवमेंट हमास की बात करता है कि हमास जो है वो बनी, कोई ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं वो देता, बस वो क्या है कि चीज़ों को रिवॉल्व करता है इधर उधर ऐसे ऐसे, वही हिस्टोरिकल बातें एक दो बताएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव में आपको वो कोई खास एक डायरेक्शन में एक ओपिनियन नहीं देने वाला, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हेयर। सो जनाब आज के जो ओपिनियन थे इतने ही थे। आप लोग रिसेंट वाले जो वीडियोस हैं वो जरूर सुने, उससे आपको काफ़ी आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने कमेंट्स जरूर करना है और शेयर भी करना है, और इनकी प्रोडक्ट्स के वाले आपने इनके क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट का बाईकाट भी करना है। तो आज के लिए यही था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।